तो कहानी शुरू होती है फ्रांस के सबसे बड़े बैंकों में से एक सोसाइटी जनरल से, जहां हम जेरोम नाम की एक युवा व्यक्ति को देखते हैं, जहां उसे फाइनेंस की डिग्री कंप्लीट करने के बाद वहां जॉब मिला है। वहां पर मौजूद दूसरे लोगों की तरह उसका भी आज जॉब का पहला दिन है। वहीं पर बैंक मैनेजर न्यू एम्प्लॉइज के लिए एक छोटा सा वेलकम मीटिंग रखता है। वेलकम स्पीच के दौरान बैंक मैनेजर कहता है कि हमारे बैंक का एक ही मोटो है और वह है टीम स्पिरिट, और बिना टीम स्पिरिट के कोई भी कंपनी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। मैनेजर की बात सुन जेरोम का कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाता है। वहीं पर जेरोम की मुलाकात मैथ्यू नाम का एक दूसरे एम्प्लॉई से होता है जो उसकी तरह वहां पर नया है, लेकिन दोनों का डिपार्टमेंट अलग था। मैथ्यू रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से था और जेरोम बैक ऑफिस असिस्टेंट, हालांकि उसका सपना एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना था। खैर, अब जेरोम इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट के मिड फेस ऑपरेशंस में एज अ बैक ऑफिस असिस्टेंट उसका काम था हर ट्रेडर के ट्रेडिंग पैटर्न का एनालिसिस करना और उनके सॉफ्टवेयर में उनकी पसंदीदा सेटिंग्स डालना। ये काम ट्रेडर की जिंदगी जितना रोमांचक तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन कभी कभी उसे किसी न किसी काम से फ्रंट ऑफिस पर जाना पड़ता था जहां पर सारे ट्रेडर काम करते थे। ऐसे ही धीरे धीरे उसकी पहचान सब ट्रेडर्स से हो गई। वहां के डिपार्टमेंट हेड फबियन को उसका काम पसंद आया और धीरे धीरे उसका पसंदीदा एम्प्लॉय बन गया, खासकर तब जब उसने फबियन के लिए एक टूल बनाया जो हर दिन की रिपोर्ट ऑटोमेटिकली तैयार कर देता था, और इस तरह वह फ्रंट ऑफिस के ट्रेडर्स के बीच घुल मिल गया। वह भी हमेशा से ट्रेडर बनने की ख्वाब देखता था। वो झटपट लाखों का लेन देन करने की सनसनी और एक बटन दबा के लाखों कमाने का मजा जो वह अक्सर फ्रंट ऑफिस में ट्रेडरों के बीच देखा करता था, बस उसे भी यही सब करना था। शायद किस्मत भी उसका साथ दे रही थी। अब इस तरह कुछ महीने तक चला। फिर एक दिन वहां के एक ट्रेडिंग असिस्टेंट ने इस्तीफा दे दिया। डिपार्टमेंट हेड फाबियन की सिफारिश पर जेरोम को फ्रंट ऑफिस में ट्रेडिंग डेस्क पर असिस्टेंट बना दिया गया। भले ही उसे ट्रेडिंग असिस्टेंट से शुरुआत करनी थी, लेकिन अब वह अपने सपने के और करीब था। अब अगले दिन वह सुबह जल्दी तैयार होकर सबसे पहले ऑफिस पहुंचा। सब कुछ उसे सपने जैसा लग रहा था। वह अपने ट्रेडिंग डेस्क पर बैठकर मन ही मन बहुत खुश होता है। वहीं पर उसकी मुलाकात एक सहकर्मी लुसियानो से होती है, जो वहां पर बहुत सालों से काम कर रहा था। वह जेरोम को कॉफी देते हुए वहां पर स्वागत करता है। खैर, 9 बजते ही मार्केट शुरू हो जाता है और सब लोग अपने काम में बिजी हो जाते हैं। ये जगह बिल्कुल अलग ही दुनिया थी, जहां सबके एक हाथ में टेलीफोन, दूसरे हाथ में कीबोर्ड और सब अपने हिसाब से डील क्रैक करने में बिजी थे। जेरोम ये सब देखकर नर्वस हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब उसे एहसास हुआ कि बैक ऑफिस असिस्टेंट और असली ट्रेडर में जमीन आसमान का फर्क है, और इसी तरह जैसे तैसे उसका ऑफिस का पहला दिन खत्म होता है। इसी तरह देखते ही देखते कुछ महीनों बाद जेरोम अपने काम का आदी हो गया। अब 2 साल असिस्टेंट रहने के बाद 2005 में जेरोम का प्रमोशन होता है और वह फाइनली एक ऑफिशियल ट्रेडर बन जाता है। अब उसका जो काम था वो था आर्बिट्राज ट्रेडिंग करना, जो अल्ट्रा शॉर्ट टाइम के लिए ट्रांजैक्शंस होते हैं। अब जिन्हें पता नहीं, यहाँ पर मैं बता दूं, आर्बिट्राज ट्रेडिंग मतलब जब अलग अलग मार्केट या एक्सचेंजेस में किसी एसेट की दामों में टेम्पररी प्राइस डिफरेंस होता है, जो नेटवर्क लेटेंसी या टाइम गैप के कारण होता है, तो उन्हें बाय या सेल करके उसमें से मुनाफा कमाते हैं। मतलब दोनों मार्केट या एक्सचेंजेस के बीच जो प्राइस गैप होता है वह होता है उनका मुनाफा। और रिस्क कम करने के लिए एक साथ उल्टी पोजीशन भी लेनी पड़ती है, जिसे हेजिंग कहते हैं। इस काम में सबसे जरूरी होता है तेज नजर और फुर्तीले हाथ। पर यह सब उसने असिस्टेंट रहते देखा तो था, लेकिन देखने और करने में बहुत फर्क होता है। जब पहली बार खुद ट्रेड लेने की बारी आई तो डर के मारे उसके हाथ कांपने लगे, जो हर ट्रेडर के साथ होता है जब वह पहली बार अपना ट्रेड लेता है। 2 लाख यूरो की ट्रेडिंग, ये उसकी उस वक्त की 5 साल की सैलरी के बराबर थी। इतने पैसे एक क्लिक में खर्च कर देना उसके लिए डरा देने वाला था। अब उसकी हालत देखकर फाबियन समझ जाता है और उसे खिड़की के पास ले जाकर समझाता है कि देखो, 2 लाख यूरो आम आदमी के लिए पूरी जिंदगी की कमाई हो सकती है, लेकिन हमारे लिए ये रकम कभी कभी सिर्फ एक ट्रेड का सिर्फ फीस होता है। इसलिए अपनी नजरें ऊपर रखो और दूर की सोचो। उसकी बातों ने जेरोम के अंदर नया कॉन्फिडेंस भर दिया। अपने अंदर की डर को पीछे छोड़ वह ट्रेड लेना शुरू करता है। शुरुआती कुछ दिनों की ट्रेड्स में उसे जबरदस्त मुनाफा होता है। शायद बिगनर्स लक साथ दे रहा था, लेकिन किस्मत कब तक साथ देती। एक दिन उसकी एक छोटी सी गलती के कारण पहली बार उसे बड़े लॉस का सामना करना पड़ा, जो कि 10 लाख यूरो था। वह अंदर से हिल गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब फाबियन ने उसे समझाते हुए उसे शांत किया और उसकी नुकसान की भरपाई करने का वादा किया। फिर वह जेरोम को दिखाते हुए उसके सामने खुद के पैसे से फॉरेन एक्सचेंज में एक सिंगल साइडेड ट्रेड लिया और कुछ ही मिनटों में 10 लाख यूरो कमा लिए। ये सब रेगुलेशन के खिलाफ था, लेकिन उसने सिर्फ जेरोम के नुकसान को कवर करने के लिए यह ट्रेड लिया। फाबियन ने उससे कहा कि हमारे प्रोफेशन में इस तरह की सिचुएशन कभी कभी होती है, तो उससे निपटने के लिए हमें इस तरह की जोखिम भरा ट्रेड भी लेना पड़ता है। अब सवाल आता है, फाबियन के पास इतना पैसा कहां से आया, क्योंकि वह बैंक के पैसे से ऐसा ट्रेड नहीं ले सकता, क्योंकि यह इलीगल है। तब उसने जेरोम से एक और अंदर की बात शेयर की। उसने कहा, हर साल के आखिर में वो लोग अपने कुछ प्रॉफिट्स छिपा लेते हैं ताकि अगले साल का टारगेट कम मिले, क्योंकि बैंक पिछले साल की कमाई को आधार बनाकर अगले साल की टारगेट सेट करता है।
फाबियन ने उसे वो ट्रिक भी सिखाई जिससे छिपाई हुई रकम रिस्क मैनेजमेंट के सिस्टम में पकड़ में नहीं आए। अब फाबियन को क्या पता था कि यही दो हथियार जेरोम आगे चलकर कैसे भयानक तरीके से इस्तेमाल करने वाला है। खैर, अब कुछ महीने बाद जेरोम रोज की तरह डेटा एनालिसिस कर रहा था। तभी उसने एक चौंकाने वाली बात नोटिस किया कि अलायंस नाम की एक इंश्योरेंस कंपनी के स्टॉक का मूवमेंट हूबहू वैसा था जैसा 2001 में 9/11 हमले से पहले कुछ एयरलाइन डेरिवेटिव्स में हुआ था। उसे लगा कि यह सब किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है और उसने इस पर दांव लगाने का सोचा। अब उसने अलायंस के स्टॉक पर पागलों की तरह शॉर्ट सेलिंग शुरू कर दी। जेरोम के पास 2 मिलियन यूरो की लीगल ट्रेडिंग लिमिट थी, लेकिन उसने फाबियन की सिखाई गई ट्रिक का इस्तेमाल कर फर्जी हेज बनाकर 15 मिलियन यूरो की पोजीशन ओपन कर ली। लेकिन हुआ इसका उल्टा। अब 3 दिन तक अलायंस के स्टॉक्स लगातार ऊपर जा रहा था। यह देख उसके कॉलीग्स बोले पोजीशन काट दो, लेकिन उसने और एक दिन होल्ड करने का फैसला किया। पोजीशन ओपन रहने पर या कहे तो कैरी फॉरवर्ड करने पर एक ट्रेडर की जो हालत होती है, ठीक वही हाल जेरोम का था। अब उसकी रातों की नींद उड़ गई थी। चौथे दिन भी स्टॉक का प्राइस बढ़ता रहा। यह देख अब उसे समझ आ गया कि उसकी ट्रेडिंग लाइफ और उसके सपने सब कुछ यहीं पर खत्म। अब इतने बड़े लॉस को काटने की उसके अंदर हिम्मत नहीं थी, तो उसने अपने एक कॉलीग से पोजीशन क्लोज करने को कहा और वह कैफेटेरिया में चला गया ताकि मानसिक रूप से अपने आप को सजा के लिए तैयार कर सके। लेकिन वह कहते हैं ना, जो रिस्क लेना जानता है किस्मत भी उसी का साथ देता है। जेरोम के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। टीवी पर खबर आई कि लंदन मेट्रो में बम ब्लास्ट हुआ है। यह देख वह भागा भागा वापस ट्रेडिंग फ्लोर पर पहुंचा। अब इस न्यूज के कारण मार्केट गिरना शुरू हो गया। जेरोम अपने सिस्टम पर बैठा तो उसने देखा कि मार्केट गिरने के कारण अब उसका लॉस अब प्रॉफिट में बदल चुका है। वह तेजी से अपने पोजीशंस को एग्जिट करके अपना प्रॉफिट बुक करने लगता है, लेकिन तभी उसे और एक मुसीबत का सामना करना पड़ता है। उसका सिस्टम हैंग हो जाता है। वह दूसरों से मदद मांगता है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता क्योंकि सब अपने सिस्टम में बिजी थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करें। लेकिन तभी एक टेक्नीशियन आकर उसका सिस्टम ठीक करता है। तभी वह देखता है कि वह टेक्नीशियन कोई और नहीं बल्कि वही लड़की है जिसको वह लाइक करता था। लेकिन उसके पास आज इस सब के लिए टाइम नहीं था। वह फटाफट अपने सिस्टम में बैठता है और अपने काम में लग जाता है। कुछ देर बाद मार्केट बंद होता है। वहां पर सब निराश थे क्योंकि इस मौके का फायदा कोई भी ठीक से नहीं उठा पाया, सिर्फ एक को छोड़कर, और वो था जेरोम। वह अपना P&L स्टेटमेंट देखता है। तब हम देखते हैं कि उसने 15 मिलियन यूरो की ट्रांजैक्शन की है और उसने 5 लाख यूरो से भी ज्यादा कमाए, जो एक ही दिन में अब तक वहां कमाई जाने वाली सबसे बड़ी रकम थी। लेकिन दूसरी तरफ फाबियन का बड़ा लॉस होता है। तब जेरोम उसकी मदद करता है और अपने मुनाफे से उनका नुकसान भर देता है, क्योंकि उसके बुरे समय में फाबियन ने उसकी मदद की थी। और यह सब देख वह हैरान रह जाता है। अब ब्रेक के दौरान सब लोग एक कैफेटेरिया में बैठे थे। तभी जेरोम को वह लड़की दिखती है। तब उसे पता चलता है उसका नाम सोफिया है। वह दोस्तों के कहने पर उसे डेट के लिए पूछता है, लेकिन वह साफ मना कर देती है। लेकिन वह अपने पैसों का रौब दिखाने लगता है। तब सोफिया उसके मुंह पर ड्रिंक फेंक देती है और यह देख उसके दोस्त हंसने लगते हैं। खैर, अब रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को पता चल चुका था कि जेरोम ने 15 मिलियन यूरो की इलीगल ट्रेडिंग की है। उन्होंने इंक्वायरी बिठाई। तब उसे लगा अब सब खत्म। लेकिन जब उन्होंने देखा कि जेरोम ने लाखों कमाए हैं, उन्होंने उसे दंडित नहीं किया बल्कि उसकी लिमिट बढ़ाकर 5 मिलियन यूरो कर दी, क्योंकि उसकी वजह से बैंक को भी काफी बड़ा प्रॉफिट हुआ है। इस लाइन में नियम नहीं, सिर्फ नतीजे देखे जाते हैं, और यहाँ जितना बड़ा रिस्क उतना ही बड़ा रिवॉर्ड। इस सब के बाद अब फाबियन वॉल स्ट्रीट जा रहे थे। जाने के टाइम फाबियन ने जेरोम को एक बात कही कि जिंदगी में हमेशा 2 रास्ते होते हैं, एक चौड़ा और एक तंग। हमेशा तंग रास्ते से गुजरना सीखो, क्योंकि चौड़ा रास्ता भीड़ भरा होता है और बर्बादी की ओर ले जाता है। उसे समझ नहीं आया वह क्या कहना चाह रहा था। अब बैंक ने उसे प्रमोट किया, सैलरी और बोनस भी बढ़ाया, लेकिन साथ ही टारगेट भी बढ़ा दिए। पर उसके पास थी फाबियन की सिखाई ट्रिक कमाई छिपाने की कला, जिससे उसने टारगेट का बोझ झेलना आसान बना लिया। पर अब वह अपने नॉर्मल ट्रेडिंग से बोर हो गया था। वह हर वक्त यह सोचता रहता है कि एक और बड़ी कमाई कैसे किया जाए। अब फिर एक शाम ऑफिस के एक फंक्शन के दौरान जेरोम की मुलाकात सोफिया से होती है। वह सोफिया से उस दिन के लिए माफी मांगता है। इस तरह दोनों के बीच दोस्ती की शुरुआत होती है और फिर आगे चलकर दोस्ती प्यार में बदल जाती है। फिर आया मार्च 2007। जेरोम को कुछ संकेत मिले कि अमेरिका की सब प्राइम हाउसिंग मार्केट टूटने वाली है। उसने फिर से शॉर्ट सेलिंग शुरू कर दी, हाउसिंग से जुड़ी कंपनियों और फ्यूचर्स पर, फिर से वही फर्जी हेजिंग और फंड्स का गलत इस्तेमाल करके। शुरुआत में उसने थोड़ा पैसा लगाया, लेकिन बाजार 3 महीने तक बिना कोई हलचल के साइडवेज रहा। नुकसान से बचने के लिए उसे हर बार ज्यादा पैसा लगाना पड़ा। ऐसा करके जुलाई तक उसने करीब 300 बिलियन यूरो की पोजीशन बना ली थी, जो खुद सोसाइटी जनरल बैंक के कुल मार्केट वैल्यू जितनी थी। यहीं से शुरू हुआ बैंकिंग इतिहास का सबसे बड़ा डाउनफॉल। अब वह मानसिक रूप से टूट चुका था, हर चीज पर चिड़चिड़ा और गुस्सा करने लगा था। उसके सहकर्मी उसे समझाते थे कि ये बस एक नौकरी है, इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। पर उन्हें नहीं पता था कि उसने उन सब की नौकरियां दांव पर लगा दी हैं। इसी बीच एक घटना ने जेरोम की चिंता को और बढ़ा दिया। उसके जैसा ही लुसियानो ने 2 करोड़ यूरो का फंड गलत तरीके से इस्तेमाल किया था।
लेकिन वह पकड़ा गया। उसे नौकरी से तो निकाला ही गया, बैंक ने उसके खिलाफ केस भी फाइल कर दिया और भारी भरकम हर्जाना मांगा। लुसियानो ये सब सह नहीं पाया और ऊंची इमारत से कूदकर अपनी जान दे दी। उसके फ्यूनरल में शामिल होकर जब जेरोम अपने आप के बारे में सोचने लगा, तब उसे एहसास हुआ कि उसकी हालत भी ठीक ऐसा ही होने वाला है। निराशा और हताशा मानो उसे निगल रही थी। लेकिन तभी किस्मत ने एक बार फिर उसे बचा लिया। फ्यूनरल के दौरान अचानक सबके मोबाइल फोन बजने लगे। कॉल उठाते ही उसके सारे कॉलीग चर्च के बाहर पागलों की तरह भागने लगे। तो हुआ यूं था कि बैंक ऑफ पेरिस ने अनाउंस किया है कि कुछ हाउसिंग डेरिवेटिव्स में भारी जोखिम पाया गया है और इस खबर से यूरोप के बाजारों में हड़कंप मच गया। यह था वह धमाका जो यूरोप में सब प्राइम क्राइसिस की औपचारिक शुरुआत बन गया। अब जेरोम के दिमाग में बस एक शब्द गूंज रहा था कि कैसे भी करके फटाफट अपनी पोजीशन क्लोज करो। तभी उसके पास बैठे एक कॉलीग ने कहा कि तुम्हारे जैसे बड़े पोजीशन को क्लोज करने में कम से कम 1 हफ्ता लग जाएगा। पर वह इंतजार नहीं कर सकता था। तनाव अब असहनीय हो गया था, क्योंकि यह मौका वह हाथ से जाने नहीं दे सकता था। उसने तुरंत फ्रेड नाम के एक बड़े ब्रोकर से कांटेक्ट किया, जो ब्लॉक डील के जरिए उसके सारे कॉन्ट्रैक्ट कुछ ही मिनटों में उन्हें बेच सकता था। अब फ्रेड जेरोम के कहने पर उसके सारे कॉन्ट्रैक्ट बेचने लगता है और कुछ ही मिनटों के अंदर उसके 3000 कॉन्ट्रैक्ट्स ब्लॉक डील के जरिए बेच डाले। उस डील से जेरोम ने पूरे 1.5 बिलियन यूरो कमाई, यानी बैंक की उस साल की कुल आमदनी का 1/3 उसने अकेले ही बना डाला। लेकिन वह इतनी बड़ी रकम को सीधे दिखा नहीं सकता था, तो उसने उसमें से 1.45 अरब यूरो छिपा दिया, जैसे वह पहले करता था। उस साल का टारगेट तो बस 1.2 करोड़ यूरो का बाकी था, तो उसने 5 करोड़ यूरो दिखा दिया और जैसे तैसे बेस्ट परफॉर्मर का टाइटल भी मिल गया। अगर वह वहीं रुक जाता और नॉर्मल ट्रेडिंग करता रहता तो एक दिन वह उस बैंक का सबसे बड़ा मुकाम हासिल कर सकता था। मगर इंसान का लालच कभी नहीं रुकता। अब जेरोम ने फिर से एक दाव खेला। उसे लगा कि सब प्राइम क्राइसिस जल्द ही खत्म हो जाएगा और उसने एक बार फिर ह्यूज क्वांटिटी में बाइंग शुरू कर दी। जब पूरी दुनिया नुकसान काट कर बेच रही थी, वह अकेला था जो पागलों की तरह बाइंग पर बाइंग कर रहा था। शायद पिछले 1.5 अरब के प्रॉफिट का नशा ही था जिसने उसकी सोचने की ताकत छीन ली और कुछ ही महीनों में उसकी लॉन्ग पोजीशन 500 अरब यूरो तक पहुंच गई। यह आंकड़ा तो उस समय की वियतनाम की जीडीपी जितना था। लेकिन बाजार लगातार गिरता रहा और गुजरते दिनों के साथ उसका लॉस भी बढ़ता गया। उसके छिपाए गए 1.45 अरब यूरो तो कब का डूब चुका था, ऊपर से और भी चला गया। अब वह चाहकर भी यह पोजीशन क्लोज नहीं कर सकता था। यह अब उसकी बस की बात नहीं रही। खैर, अब जनवरी 2008 को सरकार ने तय किया कि यह पता लगाया जाए कि फ्रेंच बैंकिंग सेक्टर ने सब प्राइम क्राइसिस में कितना घाटा झेला। फ्रेंच सेंट्रल बैंक ने हर बैंक में ऑडिट टीम भेज दी और जेरोम की किस्मत देखिए। जांच में सबसे पहले उन्हें उसकी छिपाए हुए 1.45 अरब यूरो का पता चल गया। उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और फिर बैंक के टॉप अफसरों ने तुरंत उसे बुलाया। पर गजब की बात यह थी कि वे गुस्से में नहीं बल्कि बहुत नरम और दोस्ताना लहजे में उससे बात की, क्योंकि बैंक को पूरे सब प्राइम क्राइसिस में 2 अरब यूरो का घाटा हुआ था और उन्हें लगा कि जेरोम की कमाई 1.45 अरब उनके लिए बड़ी राहत हो सकती है। उन्होंने कहा कि अगर जेरोम ये रकम बैंक को दे दे तो वे उसके द्वारा किए गए नियम के उल्लंघनों को माफ कर देंगे। उसके मन में इस वक्त जटिल भावनाएं उमड़ रही थी। एक तरफ उसे अफसरों की चालाकी पर हंसी आ रही थी और दूसरी तरफ वह सोच रहा था कि क्या अब सच बोलकर खुद को मुक्त कर ले। तभी अचानक एक सीनियर ऑफिसर ने पूछा, क्या अभी भी उसकी कोई पोजीशन ओपन है? वह अब और नहीं छुपा पाया और उसने कहा, 500 अरब यूरो की पोजीशन अभी भी ओपन है। यह सुनते ही बैंक में जैसे भूचाल आ गया और सीनियर ऑफिसर के पसीने छूट गए। उन्होंने तुरंत रिस्क मैनेजमेंट टीम से मथियो को लगा दिया और 3 दिन में उसकी पूरी पोजीशन क्लोज कर दी। अब फाइनल लॉस 4.9 अरब यूरो का था। अब आप सोच रहे होंगे बस अब तो इसका काम तमाम हुआ, लेकिन उसका केस उतना सीधा नहीं था। जांच में यह भी सामने आया कि बैंक की रिस्क मैनेजमेंट टीम ने जेरोम की संदिग्ध गतिविधियों पर 72 बार वार्निंग इश्यू किया था, पर किसी भी सीनियर ऑफिसर ने ध्यान नहीं दिया। क्योंकि जब तक आप बैंक के लिए पैसा बना रहे हो, कोई आपको नहीं पूछता कि आप वो पैसा कैसे बना रहे हो। जब तक प्रॉफिट हो रहा था तब तक तो सब सही था, पर जब लॉस हुआ तब सब एक अकेले आदमी की गलती। जेरोम ने कोर्ट में बैंक को चैलेंज किया। उसने अपनी गलती मानी, लेकिन उसने यह एक्सपोज किया कि बैंकिंग सिस्टम कितनी खोखली है। 2010 में कोर्ट ने जेरोम को 5 साल की सजा और 4.9 अरब यूरो की भरपाई का सजा सुनाई। उसके ट्रेडिंग धमाके के 2 महीने बाद सोसाइटी जनरल बैंक अपने शेयर 40% छूट पर बेचे और 10 दिन में 5.5 अरब यूरो जुटा लिए। फिर 2009 से 2010 के बीच सभी टैक्स पेयर्स का पैसा फ्रेंच गवर्नमेंट ने सोसाइटी जनरल बैंक को 2.2 अरब यूरो बैंक को बचाने के लिए एज अ टैक्स डिडक्शन दी। तो सच ये है वह सभी इस खेल के हिस्से थे, कोई भी वाकई आउटसाइडर नहीं था। इसी के साथ यहीं पर हमारी आज की मूवी खत्म होती है। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार और एक रोमांचक कहानी के साथ।